very good morning. I am Pawan Gahukar and we're gonna start with lecture 7 of business environment today. We have covered a fair bit of ground in this chapter and we were studying कि इंडिया में ऐसे कौन से कदम लिए गए हैं जिससे जो ease of doing business है वो इंडिया के अंदर आसान हो जाए. By the way, can you tell me, मेरे सामने एक्सपर्ट पैनल है, ठीक है, 25 लोगों का. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया की रैंकिंग क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया? इट इज 77. ये जो तुम लोगों की एक्साइटमेंट जो है ना कि आंसर देने की, दिस इज व्हाट इज अमेजिंग. चलो, नेवर माइंड. सम ऑफ द मेजर इंडिकेटर वाइज रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट towards easing the business environment in the country are starting a new business, dealing with construction permits, getting electricity, getting credit and paying taxes. I guess इतने areas हम cover कर चुके थे. Great. I guess paying taxes तक हम cover कर चुके थे. We need to move on. The next concept that we start with today is, एक मिनट, डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे. डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले कुछ ना कुछ तुमको पूछा जाएगा, ठीक है? रेज योर हैंड्स, मेक इट फास्ट. ओके, आर यू देयर विथ मी? परफेक्ट. टेल मी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पाइस? नंदिनी, श्रुति, अलीना, ये चार और थोड़ा थोड़ा रिया, इन चार लोगों ने आंसर दिया. बॉयज तो मुझे लगता है अभी भी नींद में है ना? ओके, ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द आंसर इज करेक्ट. सिंप्लीफाइड, द आंसर इज सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्म ऑफ अ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली. द क्वेश्चन इज स्पाइस के अंदर, द क्वेश्चन इज स्पाइस के अंदर कौन सी 5 चीजें अपने आप इनकॉर्पोरेट हो सकती है स्पाइस के अंदर? ये बहुत बढ़िया किया तुम लोगों ने. 5 लोगों ने मिलके आंसर दिया है, ये सही आंसर है. 5 लोगों ने एकदम मिलके आंसर दिया है. द आंसर इज डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन. आंसर इज रन. वो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रन? मेक इट फास्ट. रिजर्व यूनिक नेम. ठीक है, चलो ग्रेट. वही लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं, बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं. सुमेध, प्रथम ने थोड़े भूलने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों के बीच वो दब चुका है. उसके बाद इजी इनकॉर्पोरेशन फॉलोड बाय पैन एंड टैन. सो ये सारी चीजें आसानी से स्पाइस के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती है. ये बाय द वे सर, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए फीस 0 है क्या? कंपनी, एक मिनट, जिनकी क्या 15 लाख है? जिनकी क्या 15 लाख है? जल्दी बोलो. नो, जिनकी ऑथराइज्ड कैपिटल, आईएनआर नहीं, जिनकी ऑथराइज्ड कैपिटल 15 लाख तक है, उनको इनकॉर्पोरेशन की फीस नहीं लगती. चलो कोई नहीं, वी हैव कवर्ड अ फेयर बिट ऑफ ग्राउंड. ठीक है, हम लोग ने उसके बाद टैक्स पेमेंट की बात डिस्कस करी. टैक्स पेमेंट शुड बी वेरी इजी, राइट? रेज योर हैंड्स. जीएसटी ने, ठीक है, रेज योर हैंड्स. आर यू देयर विथ मी? Are you there with me? जीएसटी ने कितनी टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया? Yes guys, the winner of this quiz is Ria. The answer is 17. One nation one tax का कंसेप्ट लाया और 17 टैक्सेस को रिप्लेस किया. हम आर डियर जीएसटी ने 17 टैक्सेस को रिप्लेस किया जीएसटी ने. नॉट बैड. एकदम पढ़ के आयो यार तुम. ठीक है, पढ़ के आए हो या ऐसी तुक्का मार रहे हो या पढ़ के बता रहे हो अभी? रेज योर हैंड्स. कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है. पहले कितना % था और अब कितना % कम हुआ है? जल्दी बोलो. पहले 30% था और अब 25% किया गया है. लेकिन हर कंपनी के लिए नहीं. जिन कंपनी का टर्नओवर अप टू 250 करोड़ है, सिर्फ उनके लिए. जिन कंपनीज का टर्नओवर अप टू 250 करोड़ है, सिर्फ उनके लिए. ठीक है, सो आई गेस बाकी सब तो इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया. एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कम कर दिए.
Alright guys, we are good to go. हम लोग आगे बढ़ते हैं with our next parameter. हमने काफी सारे parameters cover कर लिए हैं. We are done with some of the major indicators for the ease of doing business में. हम लोगों ने starting a business, construction permits, procurement, getting electricity, ठीक है, getting credit, paying taxes, ये सारे areas हमने cover कर लिए. ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स इज व्हाट वी विल स्टार्ट टुडे. ठीक है, एक बार जस्ट ये लिस्ट देख लो. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स यानी क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? परफेक्ट गाइस, ये सारा पुराना जो बैकग्राउंड हमने परफेक्ट रेडी करके रखा है ना, उसका कमाल है. ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स यानी नथिंग एल्स बट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. अच्छा, बाय द वे एक जनरल मुझे पूछना है. दिस क्वेश्चन इज फॉर नंदिनी. नंदिनी, टेल मी, इंपोर्ट ज्यादा होना चाहिए या एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? इंपोर्ट ज्यादा होना चाहिए नंदिनी या एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए? परफेक्ट आंसर, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज जाएगा. अगर इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारा करेंसी खर्च होगा, जो कि हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है. वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस दो. सो गाइस, लेट्स चेक इट आउट. ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, इट्स ऑल अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. चलो, trading across borders, page number 130. I hope everyone has joined the class already. There's someone still in the waiting list. चलो, ऐड कर दिया मैंने. We move on. Time and cost to export and import has been reduced through various initiatives. So guys, अगर आपको कोई भी बिजनेस में ईज लाना है तो सिंपल है. पहले तो जो भी आपका काम करने का समय है, पहले तो वो रिड्यूस कर दो. दिस इज अ वेरी वाइटल रिक्वायरमेंट टू रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. हैज बीन रिड्यूस्ड थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स. इनिशिएटिव्स, व्हाट डू यू मीन बाय इनिशिएटिव्स? एफर्ट्स, इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स. वेरी गुड. इंक्लूडिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग ऑफ कंटेनर्स. ओए, इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग ऑफ कंटेनर्स. ओए, कंटेनर क्या होता है रे? कंटेनर क्या होता है? ये देखा है कभी ये? हाँ सर, ये देखा है हमने मूवीज में. यहीं पे फाइटिंग करते हैं विलन लोग, यहीं पे गुंडे लोग यहीं मिलते हैं सर. दीज आर कंटेनर्स. तो आप ये कंटेनर्स ऑनलाइन बेच सकते हो. इलेक्ट्रॉनिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग ऑफ कंटेनर्स, अपग्रेडेशन ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. व्हाट इज पोर्ट रे? पोर्ट क्या होता है? पोर्ट क्या होता है? अच्छा, ये जो है ये रुकेगा क्या कहीं? इसको कहीं पार्क करना पड़ेगा क्या इस वेसल को? इसको वेसल कहते हैं, इसको शिप नहीं कहते, ऐसी चीज को वेसल कहते हैं. ये कहीं पार्क करना पड़ेगा क्या? ये जहां भी पार्क होगा, ये जहां भी पार्क होगा उसको कहते हैं पोर्ट. दिस इज नाव शेवा पोर्ट. दिस इज नाव शेवा पोर्ट इन मुंबई. नाव यानी होता है वेसल या बोट. ठीक है. सो ये एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जरूरी है क्या ऐसा? कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जरूरी है क्या कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहां पे ये बोट पार्क हो सके, शिप पार्क हो सके, वेसल पार्क हो सके? जरूरी है क्या? यस. नहीं तो आप गुड्स को लोड अनलोड कैसे करोगे? तो अपग्रेडेशन ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाउिंग इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद डिजिटल सिग्नेचर. तो गाइस, सारा काम ऑनलाइन हो जाता है और आपका टाइम और कॉस्ट कम होते जा रहा है. दैट इज व्हाई ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स हैज बिकम इजी नाउ. और उसके बाद, अच्छा मैं क्या कहता हूं, जैसे ये एग्जाम हॉल में चीटिंग वीटिंग करते हो क्या तुम लोग? ऐसे ही पूछ रहा हूं जनरल, वैसे तो नहीं करते होंगे तुम लोग. एग्जाम हॉल में चीटिंग वगैरह करते हो क्या? नहीं. वो नहीं में जितना ओवर कॉन्फिडेंस था ना, उससे मुझे समझ गया कि तुम थोड़ा थोड़ा तो करते ही होंगे. अच्छा सुनो, अब मुझे बताओ, क्या हर स्टूडेंट का चेकिंग होता है? एवरी स्टूडेंट?
हर स्टूडेंट का पूरा 100% स्टूडेंट का चेकिंग होता है? हाथ ऊपर करो, ठीक है, पूरा चेकिंग होता है 100? नहीं, एग्जैक्टली जो ये कैसा है ना, जैसे मेरे क्लास के जो बच्चे हैं, जैसे हिमांशु, गौरी, शिवनाथ, सुमेध, ये इतने सीधे साधे बच्चे, इनके चेहरे पे लिखा है मैं मासूम हूं। भले मैंने देखा नहीं है इनको आज तक, लेकिन इन लोगों का क्या चेकिंग करेंगे? एक मिनट, 100% स्टूडेंट का फिजिकली चेकिंग करेंगे तो पेपर ही नहीं ले पाएंगे यार। वैसे ही जो इंस्पेक्शन होता है गुड्स का, जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें गलत चीजें भी हो सकती है, ठीक है, ड्रग्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इलीगल हथियार हो सकते हैं जो अलाउड ही नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। तो गाइस ऐसा ना हो इसलिए फिजिकल इंस्पेक्शन किया जाता है, लेकिन फिजिकल इंस्पेक्शन पहले 100% चीजों का होता है तो इसमें टाइम लग जाता था पहले, तो अब सिर्फ 5% चीजों का फिजिकल इंस्पेक्शन होगा। देखो, एनहांसमेंट ऑफ रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन फॉर बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, whereby only about 5% of the goods are physically inspected. कितना परसेंट? 5%। ये सिर्फ 5% गुड्स की चेकिंग होगी तो समय कम लगेगा, हाँ या ना? अगर सिर्फ 5% गुड्स को आप चेक करोगे तो समय बहुत कम लगेगा, और अगर समय कम लगता है तो हमारा ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। फॉलोड बाय, अब जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हो ना अपनी कंट्री में, तो जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हो ना, तो यहां पे जो बंदा है जो रिसीव करने वाला है, जैसे मैं यूएस से कोई गुड्स मंगा रहा हूं तो मेरे पास ना एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको कहते हैं बिल ऑफ एंट्री। इसको कहते हैं बिल ऑफ एंट्री। ये ऐसा होता है, ये मैंने एक फॉर्मेट दिखा दिया आपको, दिस इज हाउ बिल ऑफ एंट्री लुक्स लाइक। तो मैं क्या कहता हूं, ये जो बिल ऑफ एंट्री जो आ रहा है, ये जो वेसल है, ठीक है, जिसमें कंटेनर्स होते हैं उसको वेसल कहते हैं। ये जो वेसल है इंडिया में आने के बाद, ये जो वेसल है इंडिया में आने के बाद मैं बिल ऑफ एंट्री की प्रोसीजर स्टार्ट करूंगा। ट्रू और फॉल्स? पहले ऐसा ही होता था, पहले इस वेसल को इंडिया में आने देते थे, पहले इस वेसल को इंडिया में आने देते थे और फिर प्रोसीजर स्टार्ट होती थी। इट इज जस्ट लाइक, अगर मैं कहता हूं कि हमारी क्लास 10 बजे है तो स्टूडेंट 10 बजे घर से निकलता है, करते हैं कि हम लोग ऐसा? हाँ सर, एक जमाना करता था जब हम ऐसा करते थे, ठीक है। वैसे ही गाइस ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी 10 बजे की क्लास है तो आपने 9:45 9:50 को घर से निकल जाना चाहिए। वैसे ही ये वेसल इंडिया में पहुंचा नहीं है, लेकिन उसके पहले ही आप प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो आजकल। देखो, एडवांस बिल ऑफ एंट्री हैज बीन अडॉप्टेड टू अलाउ इंपोर्टर्स टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कस्टम क्लियरेंस बिफोर द अराइवल ऑफ वेसल, ठीक है। चलो गाइस, एक डाउट है मेरा, आप सॉल्व कर दो, मुझे जल्दी बताओ। वो वेसल इंडिया में पहुंचने का ही है, वो वेसल इंडिया में पहुंचने का ही है, और आप यहां प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हो, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? टाइम सेव होगा, यानी प्रोसीजर फास्ट होगी। टाइम सेव होगा, थोड़ा ज्यादा एनिमेट कर दिया मैंने। टाइम सेव होगा यानी प्रोसीजर फास्ट होगी, फास्ट होगी तो बिजनेस इजी हो जाएगा। सो गाइस, एफर्ट्स देख रहे हो गवर्नमेंट के एंड से, एफर्ट्स देख रहे हो हर चीज में, ओके, हर चीज में पूरी कोशिश कर रही है कि बिजनेसमैन का समय बचे, जहां भी पॉसिबल हो वहां, ठीक है। ऑलराइट गाइस, जल्दी बताओ ये क्या है, क्या कहते हैं इसको? अभी सिखाया मैंने थोड़ी देर पहले। ये क्या है रे? या दिस इज द पोर्ट। कौन सा पोर्ट दिखाया मैंने आपको तभी थोड़ी देर पहले? हाँ हाँ हाँ, नौसेना नहीं रे, अरे पॉलिटिकल पार्टी, नौसेना नहीं रे, नाव सेवा। इट इज नाव सेवा। नाव यानी बोट या वेसल, तो जो भी बोट आता है उनकी हेल्प करने के लिए पोर्ट, उसका नाम है नाव सेवा, ठीक है, मराठी नाम है ये।
Nav Sheva. Now next, equipment on the Nav Sheva port in Mumbai has been upgraded by adding 15 rubber tire gantry cranes. guys ये जो दिख रहा है ना, ये चीज है, ये जो है, ये शिप को पार्क करने में हेल्प करती है. इनको कहते हैं रबर टायर गैंट्री क्रेन्स. ठीक है. Equipment of Nav Sheva port in Mumbai has been upgraded by adding 15 rubber tire gantry cranes. The phase 1 of 4th container terminal at Jawaharlal Nehru Port Trust with an additional annual capacity of, कितना लिखा है रे ये, देखो तो जरा, कितना लिखा है? हाँ, 24 lakhs. क्या है वो आगे? 24 lakhs TEU was completed in February 2018. टेंशन मत लो, सब बताता हूं मैं. पहले तो बताओ ये क्या है? ये क्या है? जहाज. अबे जहाज. कहां से आए हो बे तुम लोग? अभी सिखाना थोड़ी देर पहले. दिस इज नॉट जहाज. जहाज, दिस इज अ वेसल. ठीक है, दिस इज अ वेसल. हाँ, यानी आसान भाषा में जहाज. ठीक है. और ये क्या है इसमें? कंटेनर. इसके अंदर ये है कंटेनर. एक कंटेनर कितना लंबा होता है? बहुत. गाइस, एक कंटेनर 20 फुट लंबा होता है. TEU स्टैंड्स फॉर 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स. 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स. अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं. ठीक है. तो जो नया पोर्ट बना है, उसके अंदर ठीक है, उसके अंदर 24 लाख, कितने? 24 लाख TEUs एक साल में मैनेज हो पाए. इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया. कितने कंटेनर्स बोल रहे हो? कितने कंटेनर्स? 24 लाख. Is it a huge number? Is it a huge number? It is a very huge number. So guys, phase 1 of 4th container terminal at Jawaharlal Nehru Port Trust with an additional annual capacity of 24 lakhs TEUs was completed in February 2018. So guys, basically क्या कर रहे हैं आप? TEUs बढ़ा रहे हो, इसका मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर रहे हो गुड्स को मैनेज करने के लिए. देन द न्यू कंटेनर टर्मिनल, और एक नया कंटेनर टर्मिनल बना है. अडानी CMA मुंड्रा टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड. अडानी नाम की कंपनी सुनी है कि तुमने? अडानी. यस, इट्स अ बिग कंपनी इन इंडिया. ये गुजरात बेस्ड कंपनी है और मोदी जी को काफी हेल्प करी है इन्होंने इलेक्शन की कैंपेन में. अडानी के बारे में थोड़ी पढ़ने की कोशिश करना. द न्यू कंटेनर टर्मिनल अडानी CMA मुंड्रा टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड हैज सक्सेसफुली बीन फुली ऑपरेशनल सिंस जून 2017 विद एन एडिशनल एनुअल कैपेसिटी ऑफ, कितना लिखा है रे? 13 lakhs TEU. ठीक है. रेज योर हैंड्स. मेक इट फास्ट. गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ TEU. मेक इट फास्ट. 20 फुट बराबर बोल रहे हैं, आगे का कुछ भी बोल रहे हैं. 20 फुट क्या? 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स. आरती कभी तो जवाब दे दे रहे. आरती कभी तो जवाब दे दे. ठीक है. नेक्स्ट, ई संचित एन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम. हर जगह ऑनलाइन को तो घुसाई देते हैं लोग, क्योंकि ऑनलाइन कुछ भी करो तो इजी हो जाता है. ई संचित एन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम अंडर सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड. गाइस, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड. ओ यानी क्या? स्विफ्ट का एग्जाम में एमसीक्यू जरूर आएगा. आप देख लेना, पहले अटेम्प्ट में स्विफ्ट का एमसीक्यू आपके एग्जाम में जरूर दिखेगा. लिख लो. स्विफ्ट को कहां अपडेट करेंगे हम लोग? एब्रीवेशन की लिस्ट में. कब करेंगे? परसों. अभी के अभी. जल्दी करो. आई एम वेटिंग फॉर यू. स्विफ्ट.
Okay, done. I hope it's done. सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड. ये सिंगल विंडो इंटरफेस यानी क्या होता है? इंटरफेस यानी क्या? इंटरफेस यानी जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं. सिंगल विंडो यानी क्या? सिंगल विंडो यानी क्या? सारा काम एक ही जगह हो जाएगा. हां, सारा काम एक ही जगह हो जाएगा. जब सारा काम एक ही जगह हो जाएगा तो क्या काम आसान हो जाएगा? एब्सोल्युटली आसान हो जाएगा. जब सारा काम एक ही जगह हो जाएगा, ओके, सब कुछ आसान हो जाएगा. So, eSanchit, an online application system under the single window interface for trade, has been implemented. It allows traders to submit all supporting documents electronically with digital signature. Guys, अब मैं थोड़ा सा ना आपको बता ही देता हूं. ये डिजिटल सिग्नेचर मैंने आपको हल्का सा पोस्टपोन कर दिया है समझाना. जैसे अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो इस पे मुझे ना डॉक्यूमेंट्स पे मुझे फिजिकली साइन करनी पड़ेगी. लेकिन अब सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली साइन करने पड़ते हैं. सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, जब सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली साइन करने पड़ते हैं, ठीक है, जब सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में होते हैं, तो आपकी फिजिकल सिग्नेचर काम नहीं करती. उस केस में डिजिटल सिग्नेचर यूज होता है. उस केस में कौन सा सिग्नेचर यूज होता है? डिजिटल सिग्नेचर. जब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है तो फिजिकल सिग्नेचर, जब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है तो डिजिटल सिग्नेचर. ठीक है, आपको एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे मैं इससे ज्यादा डिजिटल सिग्नेचर के बारे में नहीं बता सकता. ओके, सो गाइस, दैट अबाउट संचित. Trading across borders, okay, has become very, very easy now. Okay, shall we move ahead? आगे बढ़े? ओए हेलो, आगे बढ़े क्या? अभी कौन सा कंसेप्ट कंप्लीट कर दिया हमने? देखो तो जरा. कौन? ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स. अब बचा एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, so we are done with 6 parameters. Let's move on to the next parameter. Let's move on to the next parameter, and that next parameter is enforcing of contracts. What do you mean by enforcing of contracts? समझाता हूं, don't worry. हाँ, very good. Enforcing of contracts यानी contract. मजा ही आ गया. अब कैसा है कि कॉन्ट्रैक्ट, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है. अब कॉन्ट्रैक्ट में धोखेबाजी होती है. हो सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट में धोखेबाजी, बॉयज को ज्यादा पता होता है धोखेबाजी के बारे में, है ना बॉयज? हाँ सर, इतना कट चुका है हमारा सर कि क्या बताए अब. बहुत बुरा, बहुत, आई नो. अब कॉन्ट्रैक्ट में होती है, ठीक है, धोखेबाजी, जहां पे एक पार्टी कहती है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी. आई एम सो सॉरी, मैंने गलत ट्रैक पकड़ ली, मैं थोड़ा इधर उधर चला गया. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में लोग कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे और बाद में अपनी कमिटमेंट लोग फुलफिल नहीं करते. तो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है डिस्प्यूट. और डिस्प्यूट लोगों के बातचीत से सॉल्व नहीं होते और लोग झगड़ने लग जाते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम हो जाता है. यहां पे हमको कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है. यहां पे हमको कॉन्ट्रैक्ट को, सर इसने ये प्रॉमिस किया था लेकिन अभी ये अपनी जबान से मुकर रहा है, तो यहां पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना है. अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना है तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा. और कोर्ट में तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन क्या नहीं मिल रहा? पूरे फिल्मी हो बे तुम लोग, पूरे फिल्मी हो. इंसाफ नहीं मिल रहा. ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि तुम सीएस पढ़ रहे हो और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमको ये सारी चीजें ना एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं. जाओगे क्या एग्जीक्यूटिव में? अभी बराबर, अभी नहीं हो रहा तुम्हारा बफर. हाँ, अभी नहीं हो रहा बफर तुम्हारा.
अब अगर हम लोग इंडिया में कोर्ट की केसेस की पेंडिंग लिस्ट की बात करें, कितने कोर्ट केसेस, तो कैन यू मेक अ वाइल्ड गेस कि कितने कोर्ट केसेस पेंडिंग होंगे इंडिया में? लगाओ बोली। 1 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, एक इंसान दो दो जवाब दे रहा। जय माता दी। 1 करोड़ प्लस। इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, अबे 10 करोड़ बोल रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? इतनी तो आबादी नहीं है पाकिस्तान की जितनी तुम कोर्ट केसेस पेंडिंग की बात करो। मैं बता देना चाहता हूं आपको, द आंसर इज, किसी ने गूगल कर लिया सही, द आंसर इज 3.5 करोड़। परफेक्ट। अब इतने सारे केसेस पेंडिंग है, ठीक है, तो हमारा नंबर कब आएगा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करने में? ये एक सोचने वाली बात होती है। अभी केस को सॉल्व करने के लिए अगर 5-5, 6-6 साल लग जाएंगे तो फिर बिजनेस का क्या मतलब है? इसलिए कुछ कदम उठाए गए हैं। देखो, कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स करने के लिए कि कोर्ट में हमको जल्दी इंसाफ मिले। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ठीक है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड व्हिच मेक्स इट पॉसिबल टू जनरेट केस मेजरमेंट रिपोर्ट्स ऑन लोकल कोर्ट्स। यानी लोकल लेवल पे कोर्ट कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कितने केसेस सॉल्व हो रहे हैं, इसका नेशनल लेवल पे एक जुडिशियल डेटा ग्रिड बनेगा। नेशनल लेवल पे जुडिशियल डेटा ग्रिड बनेगा जो हमें बताया करेगा कि क्या स्टेटस है। जब कोई आपका स्टेटस चेक कर रहा होता है ना, तो तुम लोग मेहनत भी ज्यादा करते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अरे वो स्टेटस नहीं रहे। जब आप, जैसे कोई आपको पूछता है कि पढ़ाई कितनी हुई है, तो हमको थोड़ा डर लग जाता है, भाई कोई तो पूछ रहा है। जब कोई पूछ ही नहीं रहा है ना, तो कोई डर नहीं लगता। व्हाट से? नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड सबका चेक करेगा स्टेटस, ठीक है। अब कमर्शियल डिस्प्यूट्स, अरे इंडिया में मैं क्या कहता हूं, दो बिजनेसमैन झगड़ रहे, ये नंबर 1, दो बिजनेसमैन झगड़ रहे, केस नंबर 1, दो बिजनेसमैन झगड़ रहे, केस नंबर 1। केस नंबर 2, किसी का रेप हो गया, किसको प्रायोरिटी मिलेगी कोर्ट में? रेप केस को प्रायोरिटी मिलेगी। अरे तुम बड़े हो गए ना, डर क्यों रहे हो, बोलो ना, किसको प्रायोरिटी मिलेगी, बिजनेस केस को या रेप केस को? ठीक है, रेप केस को प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि सोशल मैटर भी है वो। कमर्शियल डिस्प्यूट को इज्जत ही नहीं मिल रही है इंडिया में। कमर्शियल डिस्प्यूट को, मर्डर को इज्जत मिल रही है, रेप को इज्जत मिल रही है, इतने सारे दूसरे घिनौने अपराध है उनको इज्जत मिल रही है। एक काम किया, ये हमको इंडिया में ईज ऑफ बिजनेस के लिए डिस्प्यूट जल्दी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कमर्शियल कोर्ट्स बनाए गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आ जाओ। The Commercial Courts Act 2015 has been amended to reduce the pecuniary jurisdiction of commercial courts from INR 1 crore to 3 lakhs to establish commercial courts at district level. This will help in speedier disposal of commercial disputes and reduce the pendency. तो इसमें 2 पॉइंट समझने हमको। पहला तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमर्शियल कोर्ट्स बन गए जिसके कारण केसेस जल्दी सॉल्व होंगे, नंबर 1, ठीक है। दूसरा, नंबर 2, एक वर्ड आया यहां पे, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। यानी पहले क्या होता था कि यानी कमर्शियल कोर्ट्स में पहले सिर्फ अगर तुम्हारा डिस्प्यूट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है तो ही कमर्शियल कोर्ट में तुम्हारा मैटर जाता था, और अगर सर मेरा 50 लाख का मैटर है तो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता, इतने छोटे केसेस हम सॉल्व नहीं करते, ऐसा था वो। लेकिन अब ये 1 करोड़ का लिमिट रिड्यूस करके 3 लाख, यानी 3 लाख तक के, 3 लाख या उससे ऊपर के डिस्प्यूट कमर्शियल कोर्ट सॉल्व करेगा। बचे हुए केसेस, ठीक है, उसके ऊपर के केसेस सॉल्व करेगा। 3 लाख के नीचे वाला डिस्प्यूट कमर्शियल कोर्ट सॉल्व नहीं करेगा, बहुत छोटा है। लेकिन 3 लाख के ऊपर पहले लिमिट कितनी थी, 1 करोड़, अब लिमिट कितनी कर दी उन्होंने, 3 लाख, ठीक है।
इसका मतलब अब मोस्टली ऑलमोस्ट हर कमर्शियल मैटर कवर हो जाएगा। पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय पिक्यूनरी? मॉनेटरी, ठीक है, यानी क्या ये वाला मैटर, इतने पैसों वाला मैटर ये वाला कोर्ट मैनेज कर सकता है? आपको मैं पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर आपको बर्थडे पार्टी के लिए 2000 रुपीज चाहिए, तो पापा से मांगने पड़ेंगे या मॉम से बात बन जाएगी? अगर आपकी बर्थडे पार्टी के लिए 2000 रुपए चाहिए तो मॉम से बात बन जाएगी, ठीक है। लेकिन आपकी सीएस बनने की जो पार्टी होगी, जिसमें तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च होंगे, क्या उसमें पापा से पैसे मांगने पड़ेंगे? हाँ, है ना? कि मम्मी से काम बन जाएगा? मम्मी से काम नहीं बनेगा इस बार पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन मॉम के हाथ में नहीं है, इस बार पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन डैड के हाथ में चला जाएगा। आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली, क्योंकि बड़ी अमाउंट है। तो पहले कमर्शियल कोर्ट में सिर्फ 1 करोड़ से ऊपर वाले मैटर जाते थे, लेकिन इनका पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन उन्होंने 1 करोड़ से कम करके 3 लाख कर दिया। ये पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ना, ये बहुत हैवी कंसेप्ट था। आई एम सो ग्लैड कि आप जल्दी समझ गए। सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ने वाली चीज है ये, लेकिन यू गाइस सीम टू बी वेरी स्मार्ट। ठीक है, सो एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर पहले तो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड बना है, ठीक है गाइस। एमसीक्यू का गोल्ड है ये, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, इसको हाईलाइट कर दो। और कमर्शियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमर्शियल कोर्ट्स आ गई है, और पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन 1 करोड़ से रिड्यूस होके 3 करोड़ कर दिया है। एंड द लास्ट टॉपिक, नॉट फॉर द डे, द लास्ट टॉपिक, हम लोग कितने मैटर्स कवर कर चुके हैं जल्दी बताओ? एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया हमारा, देखो तो। अरे पूरी एनर्जी मेरी क्लास में खर्च कर दोगे क्या? स्टार्टिंग अ बिजनेस डन, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन permits done, getting electricity done, getting credit done, paying taxes done, trading across border done, enforcing contracts done. Very good, very good. अब नंदिनी, ये कौन है रे? चच्चा कौन है? चच्चा ये ऐसे लोग हैं जिनको हमने पैसे देने हैं, जिनको, ठीक है, हमने उधार दिए नहीं है, हमने उनसे उधार लिए है, या काइंड ऑफ हमने उनसे गुड्स लिए और उनको पैसे देने। ओके, नाउ लिसन, क्रेडिटर्स लोग हैं। अब क्रेडिटर लोगों की फितरत है, मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, मेरे पैसे कहां गए? ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। और हम किस टाइप के लोग हैं? हम एकदम ही पैसे तो है ही नहीं मेरे पास, पैसे ही नहीं है मेरे पास, ऐसे कितने लोग हैं? ओके गाइस, बाय द वे, जस्ट अ मोमेंट, हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसी सिचुएशन है। हम लोगों में से कितने लोगों की हालत ऐसी है? ऐसी पैसे ही नहीं है सर, पैसे ही नहीं है सर। इस सिचुएशन को कहते हैं जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इस सिचुएशन को कहते हैं इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन, जहां पे तुम्हारे पास कुछ भी पैसे नहीं है। इस सिचुएशन को कौन सिचुएशन कहते हैं? इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन। हां, जहां पे तुम्हारे पास कुछ भी पैसे नहीं है। इसका मतलब सर ये सिचुएशन तो मेरी बचपन से ही है। वेरी गुड, ठीक है। अब ये चच्चा आ जाएंगे किसके लिए? मेरे पैसे दो। हां, हम फोन पे बात कर रहे हैं, भैया पैसे तो है ही नहीं। अब ऐसे बहुत सारे चच्चाज हैं जो आपको पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। चच्चा 1, चच्चा 2, चच्चा 3, चच्चा 4, चच्चा 5, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इससे पैसे लेने हैं। अब इससे पैसे लेने हैं अगर,
और ये दे नहीं पा रहा, तो अब इसका क्या बेचेंगे? अब इसकी बेचेंगे एसेट। और इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर कंसेप्ट आया है। आ जाओ, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी को लेके आ जाओ, पेज नंबर 131। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 has been adopted that introduced a reorganization procedure for corporate debtors and facilitated continuation of debtors business during insolvency proceeding। क्योंकि अगर कैसा है कि अगर हमने ये चच्चा के पैसे नहीं दिए, तो ऐसा हो सकता है कि इन चच्चा का बिजनेस को भी प्रॉब्लम हो जाए, राइट? गलती इनकी नहीं है, इन्होंने तो ढंग से बिजनेस किया था, गलती हमारी है कि हम इनको पैसे नहीं दे पाए। तो जो भी है, अगर हम लोगों को अगर बिजनेस का कंटिन्यूएशन अच्छे से चाहिए, तो आपको इंसॉल्वेंसी के लिए और बैंकरप्सी के लिए, बैंकरप्सी ने वही पैसे खत्म हो जाना किसी के, उसके लिए एक प्रॉपर कोड बना है। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आईबीसी कहते हैं इसको प्यार से, has been adopted that introduced a reorganization procedure for corporate debtors and facilitated continuation of debtors business during insolvency proceeding। So कैसा है ना, हम पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं क्या कहता हूं, ये चच्चा क्या कोशिश करेगा कि मेरा बिजनेस बंद हो जाए, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स नहीं, फॉल्स। अगर मेरा बिजनेस बंद हो गया ना बॉस, तो तुमको भी पैसे नहीं मिलेंगे, तुमको भी पैसे नहीं मिलेंगे, तुमको भी पैसे नहीं मिलेंगे, तुमको किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। पूरी कोशिश की जाएगी कि मेरा बिजनेस शुरू रहे, ठीक है, मेरा बिजनेस शुरू रहे, ऐसी कोशिश करेंगे। एकदम एसेट्स बेच दोगे ना, तो काफी लोगों के कुछ पैसे तो डूबी जाएंगे, जरूर से जरूर। देन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड हैंडलिंग ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। कैसा है ना, किसी भी चीज को संभालनी आनी चाहिए। तोड़ना तो आसान है, क्या कहते हो बॉयज, क्या कहते हो? तोड़ना आसान है, किसी भी चीज को संभालने आनी चाहिए। नहीं जमता क्या, छोड़ दे, ऐसा नहीं। दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच, दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच। हर चीज को संभालने आनी चाहिए। बिजनेस अगर खत्म हो रहा है, तो उसको ऐसे हैंडल किया जाए कि किसी भी बंदे का ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो, और जिसका बिजनेस डूबा है उसका बिजनेस भले ही डूब जाए, वो रास्ते पे ना आ जाए, ऐसी कोशिश करेंगे। इसलिए दिस हैज टू बी डन वेरी प्रोफेशनली। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स यानी इंसॉल्वेंसी का सारा प्रोसीजर, इंसॉल्वेंसी का सारा मैटर। देन ये इंसॉल्वेंसी कितने दिनों में खत्म होनी चाहिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल? सर जल्द से जल्द। इसीलिए टाइम बाउंड रेजोल्यूशन प्रोसेस इज डन अंडर आईबीसी। टाइम बाउंड रेजोल्यूशन प्रोसेस इज डन अंडर आईबीसी एंड लिक्विडेशन इज द लास्ट रिसॉर्ट। यानी जल्द से जल्द लोगों के पैसे देने की कोशिश करेंगे। बाय द वे, एक क्वेश्चन है मेरे पास, जल्दी बोलो, रेज योर हैंड्स। नो आंसर इट फास्ट। आईबीसी का फुल फॉर्म, आईबीसी का फुल फॉर्म जल्दी बोलो। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अपडेट कर सकेंगे क्या हम? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आई जस्ट होप आपने अपडेट कर दिया है, ठीक है। एंड लिक्विडेशन इज द लास्ट रिसॉर्ट। जिन्हें एसेट बेचने की जो बारी है ना, वो पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों की एसेट सबसे आखिरी में बेचने की जरूरत पड़े। कैसा है ना, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो एकदम दिल से स्टार्ट करता है। ऐसा जैसे आप लोग भी, पढ़ाई छोड़ देने का मन तो रोज ही होता है, लेकिन हम छोड़ देते क्या? गाइस, गिव अप करना, लिक्विडेशन यानी असेट्स बेच के लायबिलिटीज को फुलफिल करना, दिस शुड बी द लास्ट रिसॉर्ट। ये पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। सो टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी, और उसके बाद अब आई एम सो सॉरी, थोड़ा आगे बढ़ गए। अब जैसे ये लोग है, कौन है ये लोग? ये है मिस्टर सुमेध, ये है मिस्टर सुमेध, ठीक है। ये है आदित्य, ठीक है। और ये है शिव,
और ये है मुग्धा। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि जब इंसॉल्वेंसी हो रही है, ऐसा हो सकता है कि आदित्य को एक्सेप्ट ना हो जो तरीका यूज हो रहा है, या जो जिस तरीके से लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं उसमें आदि को कोई प्रॉब्लम हो या कोई टर्म अनएक्सेप्टेबल हो। इस केस में एक नया कंसेप्ट आया है कि रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी में, देखो लास्ट पॉइंट, सेक्शन 42 ऑफ आईबीसी 2016 हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट अ क्रेडिटर, एक मिनट, क्या ये सारे चच्चास क्रेडिटर है? आई एम सो सॉरी, क्या ये सारे लोग क्रेडिटर्स हैं? क्यों क्रेडिटर्स क्यों है नंदिनी ये सब? क्योंकि उनको हमारे इस बिजनेसमैन से पैसे लेने हैं। तो देखो, सेक्शन 42 ऑफ आईबीसी हैज अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट अ क्रेडिटर हैज द राइट टू ऑब्जेक्ट टू द डिसीजंस ऑफ द लिक्विडेटर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग क्लेम्स अगेंस्ट द डेटर bought by the creditor itself or by any other creditor। तो ऐसा हो सकता है कि रिजेक्शन किया जाए। आईबीसी यानी जिस भी तरीके से प्रोसीजर हो रही है, हो सकता है कि किसी एक बंदे को वो एक्सेप्ट ना हो, तो क्रेडिटर को राइट टू ऑब्जेक्ट मिल चुका है जो पहले नहीं था। पहले कैसा था? जितना मिल रहा है चुपचाप खा ले, सॉरी, जितना मिल रहा है उतना चुपचाप पैसे ले ले और भाग यहां से। जैसे हमारी जनरेशन के साथ होता था, हमने बोला आइसक्रीम चाहिए तो चुपचाप सबसे सस्ता वाला आइसक्रीम मिल जाता था। ठीक है, उसमें ऑप्शन का स्कोप नहीं होता था। आजकल के बच्चों का ऐसा है क्या? तुम्हारा ऐसा है क्या? कौन सा आइसक्रीम चाहिए बेटा पूछा जाता है, फिर उसमें तुम सिलेक्ट करते हो कि मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए। गाइस, राइट टू ऑब्जेक्ट इस जनरेशन में आया है, पहले की जनरेशन में नहीं था। सो गाइस, अगर कोई बिजनेसमैन का बिजनेस बंद हो जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन, ठीक है, तो कोई भी बिजनेसमैन अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। कोई भी बिजनेसमैन अगर बैंकरप्ट हो जाता है तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। आजकल आईबीसी कोड आ गया है, जिसके कारण सारा बिजनेस करने का प्रोसीजर, और अगर कोई कंपनी वाइंड अप भी होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम में हर चीज अब मैनेज हो जाती है। सो दैट्स अबाउट आईबीसी। सो गाइस, अगर हम लोग देखें तो लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है क्या? लेट्स चेक इट आउट, लेट्स चेक आउट द लिस्ट। अभी जो हमने पढ़ा है, अब भी जस्ट जो कंप्लीट हुआ है, दैट इज व्हाट? रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, ठीक है, enforcing contract, trading across border, paying taxes, getting credit, getting electricity, dealing with construction payment, and starting a business. So guys, we are done with all some of the major indicators wise reforms undertaken by the government towards easing the business environment in the country. There are total 8 points, ठीक है, और हमने पहले 2 लेक्चर्स में ये 2 कंसेप्ट किए, फिर हमने ये 3 कंसेप्ट किए, और हमने फिर ये 3 कंसेप्ट किए। यानी सिर्फ एक कंसेप्ट को समझने के लिए हमने डेडिकेटेडली ऑलमोस्ट 3 आवर्स दिए। लेट्स रिस्पेक्ट आवर एफर्ट्स ऑफ द क्लासरूम सेशंस, ओके। और ये सारी जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ ये समझने के लिए कर रहे हैं कि इंडिया की रैंकिंग 77 पे आई है, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। बाय द वे, 77 के पहले हमारी रैंक क्या थी? 77 के पहले हमारी रैंक थी 100। 100 के पहले हमारी रैंक थी 130। तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया कि हमारी रैंकिंग आज इतनी ऊपर चली गई। ये सारी चीजें पढ़ने के लिए हमने इतनी ज्यादा मेहनत करी है। ओके, सो गाइस, वी आर ऑलमोस्ट, आई एम सो सॉरी, we are almost done with this chapter. We will be hopefully getting this chapter through by tomorrow,
एंड आपको मैं थोड़ा बता देता हूं, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर पे जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा क्लास टेस्ट हो जाएगा, तो थोड़ा पढ़ के रखना, ठीक है। छोटा सा क्लास टेस्ट लेंगे, इससे डरने वाली बात नहीं है। टुमारो वी शैल कवर पॉइंट नंबर बी ऑफ इंडिया की हर स्टेट ने क्या किया है, इंडिया लेवल पे क्या हुआ है हमने पॉइंट नंबर ए में पढ़ा है, और इंडिया के अंदर हर स्टेट ने, जैसे कौन सा स्टेट है ये, कौन सा स्टेट है ये ज्योग्राफी में पूरे खत्म है बे हम लोग। ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है, बस 2 ही स्टेट पता है, वेरी गुड। ऑलराइट गाइस, ज्यादा परेशान नहीं करता हूं मैं आपको, आज प्लीज इंडिया का मैप देख के आ जाना। ऑलराइट guys, let's call it a day. We are done with this video today. Thank you so much. Take care of yourself. See you in the next video. Bye bye.